इंडिया ने 1990s में आईआईटीज़ पे पैसा लगाया। आज वो आईआईटीज़ के ज़रिए लोगों को वो गूगल पे चेयर जो सीईओ बन जाते हैं। 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आके एक्सट्रीमिज़म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज़म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज़म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज़म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असल देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक्सट्रीमिज़म फैलाया गया, इस्लामिज़म हरगिज़ नहीं फैलाया। 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आके एक्सट्रीमिज़म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज़म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज़म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज़म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असल देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो एक्सट्रीमिज़म फैलाया गया, इस्लामिज़म हरगिज़ नहीं फैलाया। जब भी कोई डिसीजन लेना है, सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को देखना होता है कि जो सबसे आसान डिसीजन है सबसे पहले वो लिया जाए। लो हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए क्या है? सबसे पहले तो ईरान के जरिए जो पाइपलाइन जो बिछी हुई है, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर पाइप एंड गेट इन। जो कंडीशन जो बुरी कंडीशन में जाता जा रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं, या जो हमें कह दिया जाता है वो जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है? क्या इंडिया हमें डिस्ट्रॉय करना चाहता है? क्या इंडिया हमें तबाह करना चाहता है? नहीं, इंडिया का इसमें मसला नहीं है मेरे ख्याल से, कि जिस तरह हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बुनियाद जब हमने रखी है वही हमने ऐसी बुनियादों पर रखी है जो आज मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चल ही नहीं सकती। 20वीं सदी के अंदर हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे वो बने हुए हैं, आज तक ना हमने कवानीन बदले हैं, ना ही उन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से बजाय इसके कि आप बाहर किसी को इसके लिए आप कहो कि जी वो बंदे ने करवाया है या उसने करवाया है, हमें अपने अंदर आज देखना चाहिए और अपने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की कोशिश करें। ठीक है, 1947 से अगर स्टार्ट लें, हम बात करें कहाँ पे आके हमने गलतियाँ करनी स्टार्ट की, अगर हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, हम हिस्ट्री का एक ये क्वेश्चन करते हैं, किधर से पॉइंट आउट करिए कि किस जगह पे जाके, कौन से सन में जाके, कौन से ईयर में हमने मिस्टेक्स करना स्टार्ट की जिसकी वजह से हम आज इस कंडीशन। ठीक है, मिस्टेक्स जो हैं वो खास किसी ना ही पॉलिटिकल पार्टी से मिलानी चाहिए हमें, ना ही किसी एक खास बंदे के साथ लिंक करना चाहिए कि जी इस बंदे ने, जैसे अभी एक पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है कि जी फलां बंदे ने खराबी कर दी या फलां ने। ये हमने शुरू में जो इंस्टीट्यूशंस की बुनियादें रखी, जैसे कि 1947 के अंदर से लेके 58 तक हमारे पास 56 तक कोई आइन नहीं था, आइन तोड़ा गया, फिर दोबारा से या 73 तक जब तक हम गए हैं तब तक हम आइन भी 2 दफ़ा तोड़ चुके थे और उसके बाद अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हम गंवा चुके थे। तो उसके बाद हमने सबक सीखने थे कि जी हमने बाकी सूबों को इख्तियार देते हुए अपने आप को कैसे बेहतर करना है। हमने 18वीं तरमीम की, सूबों को राइट्स दिए गए, लेकिन हम उसको भी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके और आज ये हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में बात चल रही है कि 18वीं तरमीम को वापस करके हमें दोबारा सेंटर की तरफ पावर लेके आनी चाहिए। तो ये वाली आपने ये बोला कि प्रॉब्लम्स किसी भी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं हमने मेंशन करना चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करें, सीटो सेंटो का जो इशू था, आपको नहीं लगता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, कहीं कहीं उस सीटो सेंटो से ही हम गलती की तरफ चल गए, हम ग्रुप्स में आ गए, और जो दूसरे खासतौर पे इंडिया था उसने न्यूट्रल रहा और उसने रिलेशन नॉन अलायंस रखा और रिलेशन सबके साथ बेहतर रखने की कोशिश की। जी ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिया के साथ कंपैरिजन मेरे ख्याल से लोग करते भी हैं और आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ बनी हुई है कि इंडिया आईटी में बहुत ग्रूम कर गया है, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं करना? नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं आप, किया जा सकता है, लेकिन किसी भी 2 बंदों की जब रेस होती है तो स्टार्ट देखना चाहिए कि एक बंदे ने कहाँ से किया और हमने कहाँ से किया। जब बना था पाकिस्तान तो पाकिस्तान के पास टोटल 2 इंडस्ट्रीज थी, 2 से 4 से 10 कर सकते हैं आप, और उनके पास उस वक्त कितनी थी? 10-12, लेकिन अगर हम देखें तो वो 80-90 की तरफ जा चुके थे। तो रेस जो स्टार्ट हुई है उसमें वो आगे थे। उसके अंदर दूसरी बात यह है कि उनके पास एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस है, और हमारे पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो मुख्तलिफ धड़ों से मिलकर बनी थी और उसने एक नेशनलिज्म का नारा लगा के लोगों को इकट्ठा किया था। वो सब कुछ हो गया, इंडिया ने वो वाली बुनियाद को यूज़ करते हुए सीटो सेंटो जब हुआ तो वो एक मजबूत पोजीशन पे मौजूद थे, कांग्रेस वहाँ पे मौजूद थी तो वो स्टैंड ले सकते थे। हमारे यहाँ पे डिक्टेटर पावर में था, अब हम दे देते हैं इल्ज़ाम सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन सीटो सेंटो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन किया, वो एक डिक्टेटर ने साइन किया। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो सियासी पार्टीज पे हम जो सा वो इल्ज़ाम लगाने के लिए देखना चाहिए वो किया किसने। आपने ये बोला कि रेस स्टार्ट हुई, वो रेस में ही पहले थे, आगे थे, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। 80s तक हमें ये जब हम बुक्स में पढ़ते हैं बताया जाता है पाकिस्तान एशियन टाइगर था, पाकिस्तान बहुत तेज़ी से GDP और ये सब कुछ बेहतर चल रहा था, इंडिया में गुर्बत थी।
अब तब हमें याद नहीं था आ रहा कि वो रेस में हमारे से आगे थे। तब तो हम मतलब ये कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ गुर्बत बहुत है। आज हम ये कहते हैं कि वो रेस में आगे थे, तो मतलब नहीं नहीं, रेस में आगे से मुराद ये थी कि जो आपने मुझसे सीटो सेंटो का सवाल किया ना, कि सीटो सेंटो में इंडिया नहीं गया, हम गए। मैंने उसका जवाब दिया कि इंडिया के पास बारगेनिंग पोजीशन थी, इसलिए वो नहीं गए। हमारे पास वो बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरा, जब हम करते हैं कि जी 2000, हाँ, कि जी 9/11 हुआ, हम चले गए, एक बाहर वाली फॉरेन वॉर का हिस्सा बन गए, तब भी बारगेनिंग पोजीशन हमारे पास क्या थी? ठीक है, उस पर भी बहस हो सकती है कि थी, हमें थोड़ा कम कर लेना चाहिए था, लेकिन बारगेनिंग पोजीशन नहीं थी। दूसरी बात ये कि इकोनॉमी की बुनियाद 1990s तक ये बात बहुत पॉपुलर है कि जी इंडिया जो है वो 1990s तक पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे, पाकिस्तान आगे जा रहा था, एशियन टाइगर थे, कहा यह जाता है। हाँ कहा यह जाता है। लेकिन बुनियादें हम नहीं देखते, हम भूल जाते हैं कि रूट्स क्या थी। हमारी इकोनॉमी की जो उस वक्त पोजीशन थी, उसकी रूट्स ये थी कि हमें फॉरेन एड आ रही थी। आर्टिफिशियल वो सब आर्टिफिशियल एक हमने बबल क्रिएट किया हुआ था, वो बाद में बस्ट हो गया। इंडिया ने 1990s में IITs पे पैसा लगाया। आज वो IITs के जरिए लोगों को वो गूगल पे चेयरमैन जो CEO बन जाते हैं, जो एक पॉपुलर बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, यूट्यूब कह लें आप या माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सी ऐसी। बिल्कुल ऐसे वो क्या होता है कि इकोनॉमी की जो पूरा सर्कल है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जब खड़ा होता है, तो हम जो होती है, जो हमारी पुरानी ओल्ड इंस्टीट्यूशन होती हैं, जैसे फ्यूडलिज्म है, ये जो अजारादारी निज़ाम है, इसके ऊपर जब हम खड़े होते हैं, पाकिस्तान जागीरदारी निज़ाम से आज तक छुटकारा हासिल नहीं कर सका। उसके लिए भी ये है कि जी बारगेनिंग पोजीशन शुरू में नहीं थी, इंडिया ने 1948 के अंदर ही उसको बैन लगा दिया, हम नहीं लगा सके, रिफॉर्म्स किए उन्होंने। बिल्कुल हम नहीं कर सके। तो हमारी इकोनॉमी की बुनियाद हमेशा क्या रही है कि जगीरों पे हमने पैसा कमा लिया, इन चीज़ों पे। उन्होंने 1990s में फैसला कर लिया कि अब हम ओल्ड इंस्टीट्यूशंस पे रिलाई नहीं करेंगे, हम अब एंटरप्रेन्योरशिप को हम देंगे, हम उसको सराहेंगे, और हो गया। तो उसकी वजह से आज मेरे ख्याल से चेंज, तब भी पाकिस्तान कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं था, ये सिर्फ पॉपुलर ओपिनियन बनाने के लिए 1980s में जो ज़िया ने हमारे यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिज़म फैलाया, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी बातें। एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिज्म? एक्सट्रीमिज़म, मैं तो उसको एक्सट्रीमिज़म ही कहूँगा, क्योंकि पंजाब के अंदर बैठे लोगों के लिए उसको इस्लामिज़म कहना आसान बात है, लेकिन हमारे भाई यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से भी बैठे हैं, इन्होंने उन चीज़ों का असल देखा है कि शिया सुन्नी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, वो एक्सट्रीमिज़म फैलाया गया, इस्लामिज़म हरगिज़ नहीं फैलाया। बड़े नारे लगे हम उस जी करूँगा। ये जो आपने कहा ना कि हम एक आर्टिफिशियल बबल के अंदर थे और हमें फ़ॉरेन एड्स आ रही थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि जो हमने ये सुना है कि यूरोप के जो दौर है वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट है, बिल्कुल थी, अच्छा ये बिल्कुल थी, लेकिन इस डेकेड ऑफ डेवलपमेंट्स के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं लेटर ऑन पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, अब देखें ना, जब यूरोप का इरा ख़त्म होता है और भुट्टो का इरा स्टार्ट होता है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बुरे हालात में चली जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं, अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ कि हम तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में थे, तो एक सडन डिक्लाइन आता है, इसकी वजह क्या थी? तो मैं एकेडमिकली थोड़ा सा ये कहा जाता है वो 1971 में थोड़ी वार, वो सुने, मैं आपको एक आर्गूमेंट बिल्डअप करने दें, मैं इसको एकेडमिकली लिंक करूंगा। ये सैयद अकबर जैदी अपनी बुक में लिखता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, वो ये कहता है कि मसला ये था कि उस वक्त हम ग्रो कर रहे थे, लेकिन वो ग्रोथ किस चीज़ की थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी। अब हमने देखना है कि पाकिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो बेस थी लैंड पे। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हमने बिल्कुल साइड पे कर दिया, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको उठा दिया। अब उससे क्या हुआ कि एक रैपिड ग्रोथ आई। पहली बात हमने ये देखना कि रैपिड ग्रोथ आई कहाँ पे थी, आई कहाँ पे थी? वो आई थी तमाम सूबों के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर जो अर्बन एरियाज से और हब थे, जैसे कि पंजाब, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद सबसे आगे। अच्छा फैसलाबाद, अच्छा इन सिटीज़ के अंदर आई। पीछे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, ये लोग बहुत ऊपर चले गए। अब यहाँ से हमने देखा कि ये 20-22 ख़ानदानों की जो इंडस्ट्रियल पावर आती है, ये इकोनॉमिक जाइंट बनते हैं, लेटर ऑन फिर जो है ना वो पावर के साथ अलाइन करते हैं, और वो आज तक हमारी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये बेसिकली वो डेकेड ऑफ डेवलपमेंट की भी एक काइंड ऑफ मिथ है। बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है, ब्रेक लेते हैं अजान की वजह से, उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये 5 मिनट दें, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में। जी अजान की वजह से हमने ब्रेक ली और अभी वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पास्ट की बात कर रहे थे, हिस्ट्री, इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री की बात कर रहे थे। मुझे ये बताएं कहाँ पे जाके इंडिया ने ये सोचा कि अब हमने डेवलपमेंट की तरफ काम करना है। हमने जो उनसे, अब जैसे आपने बोला IIT, तो उस टाइम पे हमारा क्या फोकस था, हमारा क्या विजन था, उनका क्या विजन था? अच्छा, मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपके लिए कर दूं, क्योंकि आजकल मैं वही बात करता हूँ ना कि
कि हमेशा इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना आसान है, लेकिन असल में उनकी जो रूट्स है ना उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। 1990s में आप जाएंगे, इंडिया भी डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, उन्होंने इवन अपना, हाँ बिल्कुल, गोल्ड भी अपना उन्होंने उनको दे दिया था, तो उनमें मसाइल थे। ये क्या होता है कि जब आप क्रॉस रोड्स पे आते हो ना, तभी इस तरह के डिसीजंस आते हैं कि क्या आपने आगे अब डेवलपमेंट करनी है या आपने अपने कंट्री को ख़त्म करना है, डिज़ोल्व हो जाएगा, सारे इलाके अलग अलग हो जाएंगे। 1986 के अंदर वहाँ खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पे थी, वहाँ पे भी यही नारे लगते थे कि या हम अलग हो जाएंगे या हम हमारी डेवलपमेंट का कुछ करें। क्रॉस रोड्स पे आए, आज हम भी उन्हीं क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। हम भी ये देख रहे हैं कि क्या या तो हमारा जो कंट्री है वो डिसॉल्व कर जाएगा, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, अल्लाह ना करे ऐसा। हाँ वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है। हाँ क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं, यहाँ डिसीजन लिया जा सकता है। और डिसीजन मैं किसी पार्टी के हक में बात नहीं करना चाहता कि जी फलां पार्टी इसका सोल्यूशन है या फलां पार्टी, इसका सोल्यूशन हम ही लोग हैं जो आज यहाँ पे बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता आया हूँ कि ये किसी पार्टी ने चेंज नहीं लाना, ये चेंज मैंने लाना है, ये चेंज इन्होंने लाना है, ये चेंज यूथ ने खास तौर पे लेके आना है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, पार्टीज को। अच्छा, मैंने ये सवाल मेरा ये था कि जब वो IIT कार्य के ऊपर उनका फोकस था, हमारे यहाँ पे क्या क्राइसिस चल रहे थे, हमारे यहाँ पे क्या विजन था जिसकी वजह से हम देखें नज़र तो होती है ना, जैसे हमारी अभी इंडिया पे है, हमें पता है कि भाई इंडिया इस टाइम 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, हमें पता है वो अपनी मर्सिडीज बना रहा है, हमें पता है वो ऑयल रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये सब पता है। हमने तब क्यों नहीं IITs पे या इस तरह यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस किया, UET पे फोकस किया, और हमारे बहुत से इंस्टीट्यूट थे, क्यों नहीं फोकस किया? ये फोकस इसलिए नहीं किया, वही बात है कि वो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स थी ना वो यही थी कि हम जो थे वो कुछ धड़ों को कुछ सपोर्ट करना चाहते थे। और उस वक्त हम ताज़ा अभी ज़िया ने जो हमारे यहाँ पे मुहाजिर कल्चर स्टार्ट किया था उसकी रिपरकशंस देख रहे थे 1990s के अंदर। और फिर क्या हुआ, एक बहुत ही उम्दा बात यह है कि 1990s के अंदर आप 1990 से 2000 में देख लें कितनी हुकूमतें तब्दील की गई हैं। जब ऑलमोस्ट चार हुकूमतें जब की जाएं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगे तो अगले 10 साल के लिए फिर मार्शल लॉ लग जाए। तो उस दौर के अंदर आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि हम IITs लगाएं, UET पे फोकस करें। इवन हमने कोशिश की कि हम मेडिकल कॉलेजेस पे फोकस करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, और हमने किए भी। अभी हमने अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स पे फोकस किया, लेकिन हमने अपना फ्यूचर का विजन नहीं देखा कि फ्यूचर की दुनिया IT की दुनिया, इंजीनियरिंग की दुनिया, हमने उस पर पैसा नहीं लगाया। लेकिन इसमें होपलेसनेस या पेसिमिज्म का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हम अभी भी ये क्रॉस रोड्स पे खड़े ये फैसला कर सकते हैं। अच्छा, आप इसके अंदर मुझे ये बताएं, मेरा यही सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि जब वो IITs पे या यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे थे उस टाइम हमारा फोकस कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था, या हम वार इन टेरर में घुसते जा? देखिए जी, ये लगता नहीं, ये फैक्ट है, और ये अब पूरी दुनिया मानती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। ये बात तो होगी, मैं एक्चुअली इनकी बात को ज़रा कैरी करूँगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन ना लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं पाकिस्तान की सेम आज की सिचुएशन को एक और कंट्री के साथ ना थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूँ, फ्रांस के साथ। 3, 4, 5, 6 मसले कॉमन थे हमारे आज के और उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। सबसे पहला मसला क्या था उनका कि वहाँ पे डेस्पोटिक हुकूमत थी, ठीक हो गया। दूसरा मसला ये था कि वहाँ पे 2-3% अशराफिया थी, रिलीजियस प्लस नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेट्स। उन्होंने मिल के ना पाकिस्तान के मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और फ्रांस की मैक्सिमम रिसोर्सेज पे और उनकी जो पॉलिटिकल स्फेयर पे ना उन्होंने कब्जा किया हुआ था। आज लीड कैप्चर कह रहे हैं, आज एलीट कैप्चर कह रहे हैं। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये था कि हमारी जो टैक्सेशन है, उस वक्त वो लोग टैक्स नहीं देते थे जो लीड थे, बाकी सारे लोग टैक्स दे रहे थे। आज पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है। अच्छा, लेकिन बहुत से जो एक्सपर्ट राइटर्स हैं, जैसे मैं 2-3 का नाम ले सकता हूँ, पॉल कैनेडी हो गया, डेविड थॉमसन हो गए, ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस वक्त जो उनके अवाम थी, गरीब कॉमनर्स थे, जो अवाम गरीब थी, आम अवाम जो थी, जो 96-7% अवाम थी, आप हिसाब लगाएं, अगर उनके मुतालबे मान लिए जाते ऊपर वाली सरकार की तरफ से तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा, अब मुतालबे क्या थे, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। मुतालबा ये था कि जी हम टैक्स दे रहे हैं, आप लोग भी दें। पहला मुतालबा। कमाने वाले हम हैं, ये जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो कमा नहीं रहे। कमा कौन रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, आप काम रहे। अच्छा, मेरी वजह से मुल्क चल रहा है ना, जब मेरी वजह से मुल्क चल रहा है तो पावर भी मुझे मिलनी चाहिए। यही आज की डिमांड है। अच्छा, अब करना क्या चाहिए कि पैसे मैं दे रहा हूँ तो शेयर कम करके मेरा काम करके अपना बढ़ाओ, पहला काम।
दूसरा काम आपने क्या करना है कि पॉलिटिकल सफेयर के अंदर आपका शेयर मैक्सिमम है, मेरा है ही नहीं है, तो ये शेयर मुझे भी ट्रांसफ़र किया जाए ताकि काइंड ऑफ एक इक्वालिटी पैदा की जाए। अच्छा, ये चीज़ें अब ये राइटर ये एनालिसिस करते हैं कि अगर उस टाइम के अंदर ये काम हो जाते तो फिर क्या होना था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ना आता। हमारे मुल्क के अंदर भी जैसे इन्होंने कहा ना कि हमारी पॉलिटिकल प्योरिटीज़ नहीं थी, आज भी ये सारे काम पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर ही ये सारे होने हमारी वजह से हैं, लेकिन इनकी फाइनल स्टेज कौन सी है, पॉलिटिकल। लगता है यहाँ पे भी इनकलाब आने वाला है। आपको नहीं इनकलाब पे बाद में जाता जरूरी नहीं है हूँ कि मैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा इंकलाब आए, लेकिन ये इंकलाब ही है जो आज हम बात कर रहे हैं। 1980s का बंदा अगर बैठे हो आप उस जनरेशन से बात करो, वो कभी ये बात भी नहीं खुल के कर सकते थे। अभी कुछ दिनों पहले री इमेजिनिंग पाकिस्तान ने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक सेमिनार करवाया, सेशन करवाया, उसके अंदर लोग उन्होंने बुलाए डिफरेंट अफेयर से, उन सब ने आके खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं कि ओपनली ये बात की है कि ये मसाइल हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे आजकल ओपनली बात हो रही है। ये बात आज तक पिछले 20-30 साल पिछली जनरेशन बात नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैं एक बात करना चाह रहा था कि पहली बात तो हम ये समझ लें कि हर मुल्क की एक इंडिजिनस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कल्चर होता है और उनकी एक बैक हिस्ट्री होती है, प्लस रिलीजियस। ये 4-5 चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिन ममालिक के अंदर फ्रेंच, अमेरिकन, रशियन, इवन चाइनीज़ रेवोल्यूशन जो आए हैं, ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान में इस टाइप का रेवोल्यूशन आए, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐड करूँ अगर आप इजाज़त दें। आपने ये बोला कि कल्चरल हिस्ट्री होती है, रिलीजियस हिस्ट्री होती है। मेरा थोड़ा तल्ख सवाल होगा, पाकिस्तान में कोई आपको नहीं लगता कि अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर गुर्बत सब ये सब इश्यूज हैं, अभी तक हमें ये नहीं पता हमने फॉलो तुर्की को करना है या यूएई सऊदीया को करना है, हमें ये नहीं पता हमने यूएसए जब आनी है तो यूएसए को फॉलो करना है। हम तो खुद अभी मेरे हिसाब से तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। सच्ची बात है, पंजाबी जी कहते हैं मेरे घर का मसला मैनू पता, मेरे घर की किरली जड़ी है, मतलब जो छिपकली होती है उसको कौन सी जूती मारनी है। ये हमें अपने मसाइल ना हमने खुद बताने। जितनी भी कौमें हैं, अब मुझे बताएं ना, दुनिया के अंदर जहाँ भी रेवोल्यूशन है, क्या उन्होंने दूसरे मुल्क से मिलके हेल्प ली जा सकती है, मोटिवेशन ली जा सकती है, इंस्पिरेशन ली जा सकती है, सीखा थोड़ा बहुत हेल्प ली जा सकती है। मसले हमने हमारे अपने हैं, ये इंडिजिनस हैं, उनके मसले मैंने ही निकालने हैं और उनका हल भी मेरे ही है। ये मेरे ही क्रिएट किए हुए, ये आपने नहीं की, ये बाहर से आके किसी ने नहीं की। दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा जी बात करके। और मुझे लास्ट में ये बता दें, देखें हमने बहुत से इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन की, क्रिटिसाइज़ किया, इन शॉर्ट ये कह लें, लेकिन अब हम लास्ट में इसके हल की तरफ अगर आएँ, आपको लगता है एक तो ये कि हल हो सकता है, दूसरे नंबर पे कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी या मैं और आप करेंगे? ये मेरे ख्याल से वे फॉरवर्ड यही है कि हम आज अब ये बात समझ लें कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि इंडिजिनस सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब इंडिजिनस सॉल्यूशन से मुराद क्या है? एक तो ये सॉल्यूशन है कि जी हमने इकोनॉमी का क्या सॉल्यूशन निकालना है। उसके लिए सीधी बात है कि हमें जो हमारा जो ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि हमने इकोनॉमी की बुनियादें पुरानी रखी हुई हैं 20वीं सदी की, उसे रेवोल्यूशनाइज करना है। हमारे पास जब हम क्रॉस रोड्स पे आ ही गए हैं, हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा है ही, तो आज हमें हार्ड लाइन डिसीजन ले लेने चाहिए कि जी हमने अब फोकस करना है अपनी यूथ पे, जैसे आप हैं, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है और आईटी की तरफ जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। इकोनॉमी का सोल्यूशन ये है, पॉलिटिक्स का सोल्यूशन यही है कि जिस तरह आप बाकी सारे धड़ाबंदी हो गई है, एक हम देख रहे हैं पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, तो इनको अगर हमने डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाना है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रह के पोलराइज तरीके से नहीं निकल सकता। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को पोलराइज कर देती हैं, फिर वो तीसरी ताकत के पास फिर वैक्यूम बन जाता है, वो फिर आ जाते हैं। तो हमेशा ऐसा ही पाकिस्तान में ऐसा ही होता आया। अच्छा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर देखें इंडिया की और पाकिस्तान की, वो हर फैसला आज अभी जैसे रशिया की हमने एग्जांपल ली, हमें भी सुनने में आता था कि इमरान खान साहब को ऑफर थी आप 30% डिस्काउंट पे ले लें, 40 पे, हम नहीं ले सके, इवन आज तक नहीं ले सके। वो लेते भी रहे, आगे बेचते भी रहे, कितना फायदा उठाया। क्या फर्क देखते हैं पॉलिटिकल अपना फॉरेन पॉलिसी को लेकर? हाँ जी, मैं इसमें मेरा अपना ये एनालिसिस है कि हमें जब भी कोई डिसीजन लेना है, सबसे पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को देखना होता है कि जो सबसे आसान डिसीजन है सबसे पहले वो लिया जाए। लो हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए क्या है? सबसे पहले तो ईरान के जरिए जो पाइपलाइन जो बिछी हुई है, जो यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर पाइप एंड गेट इनटू योर कंट्री। पहली बात ये है कि आपको जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो आइडेंटिफाई करने। पहले कभी ये नहीं करना चाहिए कि ग्लोबल पावर जो है उसे सीधा चैलेंज कर दें और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा के हम ये कहें कि हम बच जाएंगे।
लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ेंगे। इंडिया ने पकड़ा, रशिया को पकड़ा, जो भी रीजन के अंदर पावर से उनको पकड़ा। से फायदा मिला उन्होंने बिल्कुल, किया। अच्छा, जैसे आपने कहा ईरान से हमें गैस पाइपलाइन, वो तो उल्टा जुर्माना करने को फिर रहे हैं। अगर आप देखते हो खबरें, थोड़ा बहुत आइडिया, ऐसे ही हम इंडिया से ट्रेड क्यों नहीं इंडिया करते? से ट्रेड करें। एग्जैक्टली, लो हैंगिंग जो फ्रूट होते हैं उसमें सबसे पहले तो अपने बॉर्डर वाले कंट्रीज आते हैं। उसके लिए मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। जो चाइना के साथ इन्होंने अच्छे ताल्लुकात रखे, वो सिर्फ चाइना के साथ, और वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं, मैं कुछ यही नहीं कह कर रहा रहे। हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अब अपना वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि वो सारे मसाइल हैं, लेकिन कम से कम हमने उसके साथ एक एनिमोसिटी नहीं रखी जो हम हर एक के साथ रखने का शौक पैदा करते हैं अपने अंदर। वो एक चीज़ तो टिक है। दूसरा है इंडिया, तीसरा है ईरान। ईरान इज योर, आपने मुस्लिम भी खेलना है तो आप उसका मुस्लिम। अफगानिस्तान की बात कर लें, अफगानिस्तान से कोयला नहीं हम ले सकते। देखें, ये चीजें हैं, इन लोगों को पता है, मुझे थोड़ा सा पता, इन्हें ज्यादा पता होगा, लेकिन ये आम पब्लिक को नहीं पता। आम पब्लिक को भाई ये कह दिया जाता है उसने कश्मीर पे ये किया, लो जी अब हम उससे ट्रेड, और भाई उसका क्या नुकसान हुआ? Exactly. इंडिया का कोई नुकसान हुआ है? हमने ट्रेड बंद किया है? नहीं, इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना नुकसान हुआ है वो हमारा ही हुआ है। आप महंगाई इधर हुई, आलू की कीमत इधर बढ़ी, प्याज की कीमत इधर बढ़ी, वहाँ पे रेट कम हुए हैं। लेकिन ये चीज़ें आम पब्लिक को कौन बताएगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये यूथ की जिम्मेदारी है। ये मेरे साथ भाई लास्ट में वाइंड अप करते हैं। भाई गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद है, मेरा बड़ा दिल है इनसे भी बात करूँ, अगर ये बात करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रज़ा है जी मेरा नाम। आप गिलगित के कौन से एरिया से? जो मैं गिलगित सिटी से ही हूँ। गिलगित सिटी से। अच्छा, ये जहाँ पे जो अभी हमने डिस्कशन की, आप भी ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी है, आप इस डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का आपको पूरा हक है। गिलगित 1947 से लेकर अब तक क्या देखता आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से जो करता है, वहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे जो यहाँ पे पार्टी है वहाँ पे जाती है, इलेक्शन करवाती है और हुकूमत में आती है। क्या आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो मर्जी है, आपको लगता है उसके मुताबिक गिलगित में काम हो रहा है? जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो खुद आज़ाद हुआ था और हमने खुद अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, ठीक है। और विदाउट एनी कंडीशन के, हमने कोई कंडीशंस नहीं रही की, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि आज तक 75 साल हो गए हैं और हम जो है वो पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो है ना अपनी वफ़ादारी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। आज तक आप मुझे बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में आज तक कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं है। बलूचिस्तान में मिलेगी आपको, KPK में मिलेगी, सिंध में आपको मिलेगी। मैंने सुना था कोई वो लैंड रिफॉर्म्स को लेके कुछ वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं मेरे। जी, प्रोटेस्ट होगा। जब आप देखें, आप एक तरफ कह रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसकी वजह से आप उसको अपना प्रोविंस नहीं बना रहे हो, ठीक है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये खालसा सरकार है, गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हैं। भाई कैसे पॉसिबल है? आप पहले जस्टिफाई करो, आप तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनली एग्री तो करो कि वो एरिया आपका अपना है। अगर वो डिस्प्यूटेड है तो उसकी लैंड्स आपकी कैसे हो सकती हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान वालों की दो डिमांड्स हैं, बहुत क्लियर हैं, बहुत ईजी हैं। या तो हमें कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर जैसा सेटअप दिया जाए, अगर वो नहीं दे सकते तो हमारे लिए जो है वो पूरा प्रोविंस दिया जाए, 5th प्रोविंस बनाया जाए हमें। हमारी ये बहुत मतलब पॉपुलर डिमांड है गिलगित बल्तिस्तान की। मोर देन 90% पीपल ये डिमांड चाहते हैं कि 5th प्रोविंस बने, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहा है ये। क्योंकि देखें, आपको नहीं लगता वहाँ से भी बगावत की कोई स्मेल आएगी जैसे बलूचिस्तान से आ रही है? और मैं तो बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ, सेपरेशन की स्मेल आएगी, ये चीज़ें आएंगी या फिर आ रही हैं टाइम टू टाइम, देखिए जब राइट्स नहीं दिए जाएंगे ना, जब गिलगित बल्तिस्तान की जो यूथ है वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रही है अपने राइट से, जो है ना वो अवेयर हो रहे हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और उनके साथ क्या हो रहा है। अगर ये मज़ीद 20 साल 25 साल, मैं कहूँ 10 साल तक भी अगर आप डिले कर रहे हो तो वहाँ पर भी सेसेशनिस्ट मूवमेंट आएंगी। क्योंकि और आप देखें, जब गिलगित बल्तिस्तान में सेसेशनिस्ट मूवमेंट आ गई तो आपके लिए बहुत मसले होंगे पाकिस्तान के लिए। देखें, आपका पूरा CPEC जो है वो गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान। जब वहाँ पर अगर आपके हालात ख़राब हो गए तो आपकी तो पूरी इकॉनमी बैठ सकती है, क्योंकि नारे